नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप सभी छात्रों के लिए एक इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो पेपर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, जैसे कि आप अपनी बीए कर रहे हो, तो ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। क्योंकि आप सभी छात्रों को पता है कि जो 12th का टाइम टेबल है वो जारी भी आपका हो चुका है, और ये जो 20 मार्च को आपका पेपर होने वाला है भूगोल का, ज्योग्राफी का, ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पेपर को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना, और आपके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट ये आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, भूगोल का पेपर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी छात्रों के लिए। तो बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर एक एक नंबर का है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन्हीं दो अमेरिकी भूगोलवेताओं के नाम लिखिए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी छात्रों को मैं बता देता हूँ। देखो एक तो है अर्नोल्ड हेनरी गायोट, जो कि एक तरीके से भूगोल वो वेता है, जो कि 1807 से 1884 के बीच में अमेरिका में भूगोल का प्रथम प्रोफेसर रहे। साथ ही में उद्देश्यवादी व ईश्वरवादी विचारधारा का समर्थक है, तथा रिटर के समान ही इसकी दार्शनिक प्रकृति थी। सन 1890 में अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। तो फर्स्ट में तो ये था, और इसी के बाद में जैसे भूगोलवेताओं की आपको मैं बता देता हूँ अभी जस्ट। ये देखो, एक का नेम तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दूसरे का नाम भी चलिए आप सभी छात्रों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी बताते हैं आप सभी छात्रों को। तो दूसरा हो गया जैसे कि डियोगो अब्रे। ठीक है, डियोगो अब्रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रॉस क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक नंबर का ही है। ठीक है, तो देखो क्रॉस क्या है। यह संगठन है एक तरीके का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन युद्ध में घायल होने वाले सैनिकों की सहायता के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा करना है, किसी भी युद्ध या कठिनाइयों में लोगों की सहायता करना। हेनरी डुनेंट ने ये क्रॉस की शुरुआत करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। एक तो प्रवास होता है और एक आप्रवास होता है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है, आप्रवास से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर चलिए आप सभी को मैं बता देता हूँ। आप्रवास देखो, व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं, और इसके कई प्रकार हो सकते हैं। किसी दूसरे स्थान में आकर बसावट की प्रकृति के आधार पर इस प्रवास को स्थायी अथवा अस्थायी कह सकते हैं। स्थायी प्रवास में आए हुए व्यक्ति बसावट करने के लिए बाद वापस अपने मूल स्थान नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्रवास मैंने आपको बता दिया। लिंगानुपात आपको पता है कि 100 व्यक्तियों पर जो जन्म लेने वाले पुरुषों की संख्या, और 100,000 मतलब कि व्यक्तियों पर जन्म लेने वाली महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो ये लिंगानुपात रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत नगर किसे कहते हैं। वृहत नगर किसे कहते हैं। तो वृहत नगर किसे कहते हैं, चलिए भूगोल का है ये क्वेश्चन, आप सभी छात्रों को मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ वृहत नगर के बारे में। तो जो वृहत नगर है, एक मिनट चलिए आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करता हूँ वृहत नगर के बारे में। तो ये रहा। ठीक है, दो नगर के विलय से निर्मित मुख्य नगर, यानी कि दो नगर के विलय से निर्मित मुख्य नगर, दो या अधिक महानगरीय क्षेत्रों के विलय से निर्मित अति विशाल नगर है, जहां वृहद नगरीय क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। 1 करोड़ की आबादी वाला नगर, तो ये होता है, इसी को आप वृहद नगर बोल सकते हो, यानी कि 2 या अधिक महानगरीय क्षेत्रों के विलय से निर्मित अति विशाल नगर, जहाँ वृहद नगरीय क्षेत्र का विस्तार हो रहा हो। ठीक है, इसको बोलते हैं वृहद नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बस्ती किसे कहते हैं।
ये 6 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आप सभी छात्रों को मैं बता देता हूँ। बस्ती जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला है वैसे देखा जाए तो। और बस्ती जहाँ पर एक तरीके से जो इंसान है वो निवास करते हैं, एक तो जैसे टाउन कस्बा हो गया और एक बस्ती रह गई, यानी कि एक विशेष समुदाय के लोग जहाँ पर निवास करते हैं उसे आप एक तरीके से बस्ती कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि बस्तियाँ दो प्रकार की होती है, स्थायी बस्ती हो गई और अस्थायी बस्ती हो गई। ठीक है, तो ये बस्तियाँ हो गई जो कि आप सभी छात्रों को पता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। पशु, देखो इसका आंसर होगा कि पशु उत्पादकों के निर्यात का भारतीय कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और सार्थक योगदान है। पशु उत्पादकों के निर्यात में भैंस का मांस, भेड़ बकरी का मांस, कुक्कुट उत्पादक, पशु खाले, दूध और दूध उत्पादक तथा शहद आदि शामिल है। ठीक है, पशु आधारित उद्योग इसे ही कहते हैं जिनमें कि ये सब कुछ आपके एक तरीके से मिक्स रहते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन, किन्हीं दो परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। देखिए जो परंपरागत है, एक तो देखो मैं आपको 2 की जगह 4 बताने की कोशिश करता हूँ। हमेशा ही एक मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया जाना चाहिए। जैसे ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है, एक तरीके से जैसे आप मान सकते हो कोयला हो गया, हो गया कि नहीं, 2 परंपरागत है ये ऊर्जा संसाधन। कोयला हो गया, कोयले के भी काफ़ी एक तरीके से प्रकार रहते हैं, जैसे लिग्नाइट हो गया, बिटुमिन्स कोयला हो गया, एथ्रासाइट कोयला हो गया, और इसके साथ पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, बिजली हो गई। और देखो ये चीज़ें आपकी चलती है इसमें परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा में आ जाती है। ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर का, एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत अयस्क क्या है। ये आपका 9वां क्वेश्चन है। तो देखिए आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। एल्यूमिनियम का एक मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। ठीक है, एक तो देखो इसका मुख्य स्रोत बॉक्साइट है। यह मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। बेयर प्रक्रम द्वारा इन अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10वें नंबर का क्वेश्चन। सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ इनके आंसर आप खुद नोटबुक में भी लिख सकते हो या यहीं से याद कर सकते हो। अगर आपने पेपर पहले से ही तैयार कर रखा है तो इनमें याद करने की जरूरत नहीं है। 10वां क्वेश्चन है आपका, अधात्विक खनिजों के 2 उदाहरण दीजिए। तो अधात्विक खनिजों के तो आप सभी को मैं बता देता हूँ। जैसे एक तो धात्विक का और साथ में एक दूसरा है अधात्विक का। तो चलिए अधात्विक का आपको मैं बता देता हूँ। अधात्विक खनिज किसको बोलते हैं। और जैसे देखो धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जबकि जो अधात्विक खनिज परतदार अथवा अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप सभी। और बाकी तो मैंने आप सभी को ये बता भी दिया है। अधात्विक खनिज के उदाहरण देखते हैं। अगर उदाहरण आपके लिए मिल जाते हैं तो उदाहरण जैसे देखो अधात्विक खनिज के उदाहरण जैसे हीरा हो गया, डायमंड, चूना पत्थर हो गया, लाइमस्टोन, इसके बाद में थड़ हो गया, अब्रक, एस्बेस्टोस, इसके बाद में जिप्सम हो गया, स्टीटाइड हो गया, सिलिमेनाइड हो गया, नमक हो गया, डोलोमाइट हो गया। तो ये इसके 2 पूछे थे, मैंने आपको 5-6 बता दिए। ठीक है, तो इनमें से अगर आपके 2-4 भी याद रह गए, देखो मैं फिर से बता देता हूँ जिससे कि आपको याद रह जाए। देखो मैं ज़्यादा बताने का एक ही रीज़न होता है कि आपको 2 नहीं तो 5-6 बता दूँ जिससे कि सभी सब में से 2 तो याद रहेंगे। हीरा हो गया, हीरा, चूना पत्थर, थर्ड है अब्रक, 4th है जिप्सम, 5th है सिलिमेनाइड, 4th है डोलोमाइट और 5th है नमक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11वें नंबर का। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, पूर्व पश्चिम गलियारा किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो जो ये पूर्व पश्चिम गलियारा है वो किन 2 शहरों को जोड़ता है। देखो स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम जो गलियारा है भारत में सिलचर और पोरबंदर शहरों को जोड़ता है। किनको,
सिलचर और पोरबंदर शहरों को जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है, जो कि भारत में है। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय जो परिषद है, देखो इसका एक तरीके से गठन किया गया था, वो किया गया था 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर चलिए आप सभी को मैं बता देता हूँ। देखो ये बहुत ही अच्छी एक तरीके से अभिक्रिया है। चलो एक बार मैं इसके बारे में पढ़कर आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रारंभ किया गया, ये आपका किया गया था 27 जनवरी 2016 को, और साथ ही में जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, जल उपलब्धता एवं अकाल के दौरान पानी के अभाव से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करना। इन समस्याओं के मद्देनजर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं राज्य स्तर से पृथक बजट उपलब्ध कराकर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभिक्रिया अभियान प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसके बारे में बिल्कुल डिटेल बता दी आपको, तो इसका ध्यान रखना। 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी बार पूछा भी जाता है, गोंड जनजाति के निवास क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो गोंड जो जनजाति है, इसके जो निवास क्षेत्र है, देखो फर्स्ट में तो आपको गोंड जनजाति के बारे में बता देता हूँ। देखो गोंड जो समुदाय है भारत की एक प्रमुख जातीय समुदाय है, और जैसे इसके निवास क्षेत्र जैसे भारत के कटी प्रदेश जैसे विंध्य पर्वत, सिवान, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ मैदान में दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में गोदावरी नदी तक फैले हुए पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले ऑस्ट्रोलाइड नस्ल तथा द्रविड़ परिवार की एक जनजाति, जो संभवतः 5वीं-6वीं शताब्दी में दक्षिण से गोदावरी के तट को पकड़कर मध्य भारत के पहाड़ों में फैल गई। आज भी मोदियाल गोंड जैसे समूह है, जो गोंडों की जातीय भाषा गोंडी है, जो द्रविड़ परिवार की और तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 14 नंबर का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका है 15 नंबर का। वृत्ताकार एवं रेखीय प्रतिरूप का आपको आकार मतलब कि आरेख बनाना है, जो कि आप खुद से बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, यानी 16 नंबर का क्वेश्चन, तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? जो तृतीयक व्यवसाय रहता है वो उससे क्या समझते हैं? देखो एक तो चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो जो तृतीयक व्यवसाय है वो प्राथमिक एवं द्वितीय व्यवसाय है उसको जोड़ता है, एवं तृतीय क्रियाकलाप होता है। उदाहरण व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, सेवाएं, वाणिज्य और सेवा, सार्वजनिक, व्यक्तिगत, चतुर्थ व्यवसाय जैसे ऐसा क्रियाकलाप जिसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों का फायदा पहुंचाया जाता है, उसको चतुर्थ बोलते हैं, और तृतीय का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका है 16 नंबर मतलब कि 17 नंबर का, 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन आपका है, विश्व की प्रमुख 4 पाइपलाइनों के नाम लिखिए। ये आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ बोलकर। देखो विश्व की, आप इनके आंसर आप खुद से नोटबुक में उतार लेना, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा। विश्व की सबसे बड़ी एलपीजी जो पाइपलाइन गेल की 1269 किमी लंबी जामनगर लोनी पाइपलाइन परियोजना विश्व की सबसे गहरी नियोजित सबमरीन पाइपलाइन की डिज़ाइन की परिकल्पना से संबंध है। और जैसे ये विश्व की जो 4 प्रमुख पाइपलाइन है उनके बारे में भी आप सभी छात्रों को मैं बता देता हूँ। तो जो ये पाइपलाइन है, 1 मिनट, पाइपलाइन का भी मैं देखता हूँ, 1 मिनट आप थोड़ा वेट करिए। विश्व की प्रमुख 4 पाइपलाइन हो, ठीक है, काफ़ी है। जैसे पाइपलाइन है, जैसे एक तो सभा प्रणाली, पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली, ठीक है। तो ये आपकी पाइपलाइन है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 लाभों का वर्णन कीजिए।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके 2 लाभों का आपको वर्णन करना है। तो जैसे 2 लाभ की जगह आपको मैं काफ़ी लाभ बताता हूँ। देखो, फर्स्ट हो गया श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के लाभ, सेकंड हो गया साधनों का पूर्ण उपयोग, थर्ड हो गया उत्पादन कुशलता में वृद्धि, फोर्थ हो गया संकट काल में सहायता, फिफ्थ हो गया रोजगार तथा आय में वृद्धि, और सिक्स्थ हो गया एकाधिकारों पर रोक, और साथ होगा उपभोक्ताओं को लाभ। तो ये आपके 2 की जगह मैंने आपको कम से कम 7 मतलब कि लाभ बता दिया है। ठीक है, 19वें नंबर का क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 4 उपाय बताइए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा। देखो, सबसे बड़ी चीज तो यह है, अगर जयपुर की बात करें तो यहाँ पर जो द्रव्यवती नदी है जो कि पूरे जयपुर में फैली हुई है, इसको साफ करवाना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जयपुर की, वैसे मैं बात करूँ तो। और दूसरा, जल स्रोतों में जानवरों की की सफाई न करना, व्यर्थ पदार्थों को नदी में डालना। जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 4 उपाय बताइए। देखो, प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एक तो व्यर्थ पदार्थों को नदी में नहीं डालना चाहिए, इससे जल प्रदूषित होता है। तालाब व पोखरों में नहाना आपको बंद करना होगा। कीटनाशी व उर्वरकों का अधिकता में प्रयोग न करना, ये भी एक तरीके से जल प्रदूषण को बचाता है। और नुकसानदायी कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाना, अगर उन पर प्रतिबंध लगा देंगे तो जल प्रदूषण आपका कम से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वें नंबर का। भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को बताइए। कौन सा है? भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, जो कि चलिए मैं आपको बताता हूँ, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों का आपको वर्णन ही मैं बता देता हूँ। देखो, साक्षरता को प्रभावित करने वाले बहुत रीजन है, जैसे हमारी मरमेट है, हमारा परिवार कैसा है, हमारे समाज का साया है, हम किस काफ़ी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मैं आप सभी छात्रों को बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक काफ़ी है, जैसे कि विद्यालयों की कमी, यानी कि भारत में लगभग 6 लाख स्कूल के कमरों की कमी है, स्कूल में शौचालय आदि की कमी है। जातिवाद होता है स्कूल में, भारत में एक मुद्रा है। गरीबी, अधिक जनसंख्या के कारण साक्षरता में कमी है। और साक्षरता के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21वें नंबर का। संसाधन संरक्षण एक लघु टिप्पणी लिख दीजिए। संसाधन संरक्षण से तात्पर्य, ठीक है, प्राकृतिक साधनों का प्रयोग न कर उनकी रक्षा की जाए। ठीक है, तो ये संरक्षण का ही एक तरीके से उपयोग है। काफ़ी पॉइंटों के आधार पर बताता हूँ। साथ में उनके उपयोग में कंजूसी नहीं की जाए। या तीसरा है कि उनकी आवश्यकता के बावजूद उन्हें बचाकर भविष्य के लिए रखा जाए। वर्ण संरक्षण से हमारा तात्पर्य कि संसाधनों या संपदाओं का अधिकाधिक समय पर अधिकाधिक मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक उपयोग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। दिए गए विश्व के मानचित्र में आपको ये सब कुछ दर्शाना है, आप खुद से दर्शा लेना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको सेम आपको ही करना है। ये भी मानचित्र में ये आपको ही दर्शाना है। 24 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुचारण की समालोचना आपको करनी है। ठीक है, पशुचारण की समालोचना कीजिए, ये आपका 25वां क्वेश्चन है। तो आपको खुद को ही ये चीज़ करनी है। ठीक है, समालोचना आपको खुद को ही करनी है। बाकी थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ इसके बारे में, फिर बाद में आप खुद ही इसका आंसर देखना। ठीक है, आपको खुद को ही इसका आंसर देखना है। तो ये समालोचना आप खुद से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के 3 उपाय सुझाइए। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि रोकने के काफ़ी उपाय हो सकते हैं। एक तो फर्स्ट में तो मैं बोलूँगा निरोध का यूज करना चाहिए। अगर कोई सेक्स वगैरह करता है तो इसमें निरोध का यूज करना चाहिए। और दुनिया में सबसे अधिक तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि भारत में ही होती है, आपको पता है। और अब तो वर्ल्ड का फर्स्ट देश भी बन चुका है भारत जनसंख्या की दृष्टि से। और आज यह भारत की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। जनसंख्या अधिक
अनेक कारण है, जैसे अशिक्षा बहुत मतलब शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही कम है भारत में, बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं है, बाल विवाह है, अंधविश्वास ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिनमें प्रमुख है पर्यावरण प्रदूषण, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या एवं समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये इनके साथ में प्रयास भी मैंने आपको बता दिया है। 27वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको ये टिप्पणी खुद को लिखनी है। तो देखो, मनरेगा के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि ये एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसके लिए प्रत्येक परिवार के व्यक्ति सदस्यों को अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वयं सेवा किया था। ठीक है, तो ये है एक तरीके से टिप्पणी मान सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। देखो, विश्व में जो जनसंख्या प्रभावित करते हैं वो आर्थिक कारकों की मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट में कई मानवीय और भौतिक तत्व दुनिया भर में जनसंख्या फैलाव और जनसंख्या मात्रा को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या की मात्रा को प्रभावित करने वाले कुछ भौतिक घटकों में जैसे आर्थिक कारकों में जैसे जल आपूर्ति, जलवायु, भूमि का निर्माण, वनस्पति, प्राकृतिक संपत्ति, मिट्टी और ऊर्जा की पहुंच शामिल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और बाकी आप खुद से लिख लेना, आपकी नोटबुक में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, जैविक एवं रासायनिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, जैविक और जो रासायनिक खेती रहती है उसमें क्या अंतर है। ठीक है, जैविक और रासायनिक खेती के बीच में अंतर आपको खुद को लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि जानवरों एवं पक्षियों के मलमूत्र, पशुओं एवं पक्षियों के शरीर के अवशेष, खेतों पर फार्म पर लगाई गई फसलों एवं उद्योगों के उत्पादों आदि की विघटित से हुई निर्मित पदार्थ को जैविक खाद कहते हैं। आपको पता है जैविक कृषि या जैविक खाद बोल सकते हो। और काफ़ी बार क्या होता है, देखो, जैविक खाद के उपयोग से भूमि में वायु का संचार बढ़ता है और मृदा की उपजाऊ शक्ति में भी वृद्धि होती है। लेकिन रासायनिक कृषि आपके लिए एक तरीके से बेटर नहीं होती है। जैविक कृषि बिना उर्वरक के होती है और रासायनिक कृषि उर्वरक के माध्यम से होती है। देखो, जैविक कृषि में जो क्वांटिटी है वो कम मिलेगी, रासायनिक कृषि में क्वांटिटी है वो ज़्यादा मिलेगी, यानी कि जो भी फसल रहती है उसकी मात्रा ज़्यादा मिलेगी रासायनिक कृषि में। जैविक कृषि मानव की सेहत के लिए मतलब कि फायदेमंद रहती है और रासायनिक कृषि मानव की सेहत के लिए नुकसानदेही होती है। ठीक है, गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करना है, ये आपको खुद को ही कर लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वें नंबर का, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। यह आपको खुद को करना है। मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन का विश्लेषणात्मक, यह आपको खुद को करना है। ठीक है, यह आपका पेपर था और ये लास्ट में आपका मैप है जो कि आपको दिया गया है। यह आपका भूगोलिक यानी कि भूगोल का पेपर था जो कि मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर किए हुए बता दिया। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस पेपर को शेयर कर देना जिससे उनको भी ये चीज़ें पता लग जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।